नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो है 1023C एंड 12A में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, ये मैंने वीडियो क्यों बनाई, हालांकि मैंने इस पे 12A पे आपको पहले भी वीडियो दी हुई है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, उनके ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये 12A और 1023C का क्या कंसेप्ट है। और अभी रिसेंटली में 1-2 साल में काफ़ी सारे चेंजेस आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल बताता हूँ कि 2020 से पहले हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो सोशल थी, चाहे मेडिकल थी, चाहे एजुकेशनल थी, चाहे आप स्कूल चला रहे हैं, चाहे कॉलेज चला रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। या तो आप अपनी इनकम एग्जेम्प्ट कराने के लिए 12A का एक रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा, या अपनी इनकम को एग्जेम्प्ट कराने के लिए 1023C का रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि वो लाइफ टाइम हुआ करता था, तो कितने साल पहले लिया आपके फादर ने या ग्रैंड फादर ने, वही चला आ रहा था। 2020 तक की कहानी बता रहा हूँ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, 12A लिया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 1023C लिया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों बेनिफिट लिए हुए थे। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों लिए हुए थे, तो जिस साल उन्हें बेनिफिट मिलता था 12A का, तो वो 12A का सर्टिफिकेट लगा देते थे कि भाई हम 12A में और हमें ये सारे बेनिफिट दीजिए। जब उन्हें बेनिफिट मिलता था 1023C में, तो वो 1023C का लगा देते थे अगले साल। पहले लिया 12A का, उसके बाद 1023C का लगा दिया, और फिर उसमें वो बेनिफिट ले लिया करते थे। 2020 में ये गवर्नमेंट का लॉ आया कि आप 1023C या 12A में से दोनों में से कोई सा एक लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। अब जब दोनों में से एक लेंगे, समझ रहे हैं, तो आपके लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। कंसल्टेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जो लोग एनजीओ सेक्टर में काम नहीं कर रहे, कि या 12A ले या 1023C ले। उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि एक जनरल सेंस बनी हुई थी कि 12A के सारे बेनिफिट 1023C में मिलते हैं, 1023C भी 12A जैसे ही होता है। जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, वो मेरे सामने काफी सारे केस आए, काफी सारे कंसल्टेंट आए, काफी सारे ओनर्स आए कि सर दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों एक जैसे तो है, सबको बेनिफिट है। अगर वो स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में कि सर हमें तो एक्सपेंडिचर अलाउड कराने, तो हम कोई सा भी ले लें, ऐसा मतलब मेरे सामने केस आए थे। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली में क्योंकि आपको ये सिलेक्ट करना है कि या तो आप 12A का रजिस्ट्रेशन रखें या आप 1023C का रजिस्ट्रेशन रखें, आप दोनों नहीं रख सकते। अगर आपने गलती से दोनों रख लिए, तो आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखना, 12A का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसलिए मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कि आप लोगों को बताऊं कि 12A किन सिचुएशन में लेना है, 12A किस तरह से डिफरेंस है 1023C है। और 1023C इंपोर्टेंट है आपके लिए या 12A इंपोर्टेंट है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी एक फैक्टर देख के हम ये नहीं बता सकते कि आपके लिए ये यूजफुल है 1023C और आपके लिए यूजफुल है 12A। ये हर केस के फैक्ट पे डिपेंड करता है कि भाई 12A इंपोर्टेंट है आपके लिए या 1023C है, जब आपका केस के फैक्ट देखे जाते हैं। फिर भी मैं आपको काफी कुछ बता दूंगा इसमें कि 12A में क्या क्या बेनिफिट होते हैं जो 1023C में नहीं है, और 1023C में क्या बेनिफिट होते हैं जो 12A में नहीं है। दोस्तों, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 12A और 1023C में डिफरेंस क्या है। जो 12A का रजिस्ट्रेशन है वो एक रजिस्ट्रेशन है, और 1023C का जो वो रजिस्ट्रेशन है उसे अप्रूवल कहते हैं। नॉर्मली लोग जनरली सेंस में कह देते हैं कि 12A जो हमारा रजिस्ट्रेशन है और 1023C भी एक रजिस्ट्रेशन है, नहीं, वो एक अप्रूवल है। हालांकि दोस्तों दोनों में काफी डिफरेंस है, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 2022 आया अभी रिसेंटली, उसमें काफी कोशिश करी गई, क्योंकि दोनों सेक्शन का ऑब्जेक्टिव सेम है लेकिन प्रोविजंस अलग अलग हैं, तो कोशिश करी गई कि इन दोनों के डिफरेंस को खत्म कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारा डिफरेंस रह गया है, काफी सारा डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता रहा हूं दोस्तों कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 1023C है और 12A नहीं है, तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एज कंपेरिजन टू 12A। समझ रहे हैं? तो पहला बेनिफिट है दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या चीज है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज करो आपकी एक एनजीओ है जिसके अंतर्गत आप स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब आपने उसके ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए, तो दोस्तों नए लॉ के हिसाब से आपको दिन के अंदर अंदर और प्रेस्क्राइब डेट के अंदर अंदर आपको 12A का रिन्यूअल लगाना कंपलसरी है। आपको दूसरे फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगानी जरूरी है, और पुराने वाला सर्टिफिकेट आपका डेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी संस्था 1023C में रजिस्टर्ड है और आप ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो ये वाला प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। कितनी अच्छी चीज है, यानी कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव में मॉडिफाई करा,
तो 12A के हिसाब से आपको दूसरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन 1023C में ऐसी कंडीशन नहीं है और आपको मॉडिफिकेशन के बाद भी दोबारा अप्लाई नहीं करना है। पहला सबसे मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आता है दोस्तों एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। जब हम 12A का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां उस सेक्शन में प्लेस ऑफ एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, विद इन इंडिया कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपको 12A का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन ये प्रोविजन 1023C में नहीं है। इसका मतलब 1023C अगर है तो एक्ट में वो साइलेंट होने की वजह से अगर आप कोई एक्टिविटी बाहर ओपन करना चाहते हैं तो भी आपको 1023C का बेनिफिट मिल सकता है। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल बताओ इसके बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पे स्कूल चलते हैं, अब बड़े अच्छे अच्छे बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल चलते हैं। अगर वो अपनी कोई ब्रांच अगर कोई दूसरे कंट्री में, दुबई में या कतर में खोल ले, है ना, तो क्या 1023C के अंतर्गत उसे बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 12A के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया हो गई। आप समझ रहे हैं दोनों में क्या अंतर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि 1023C कैसे बेनिफिट है एज कंपेरिजन टू 12A। दोस्तों 12A में ना एक सेक्शन है, एक प्रोविजंस है कि अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और उसका बेनिफिट आप स्पेसिफाइड पर्सन को दे देते हैं, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जैसे ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी के रिलेटिव हैं, आप कुछ उन्हें बेनिफिट दे देते हैं, तो आपका 12A का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। यानी कि अगर आपने कुछ बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ट्रस्टी या ट्रस्टी के रिलेटिव को दिए तो आपका वो 12A कैंसिल है, लेकिन ये कंडीशन 1023C में नहीं है। तो दोस्तों ये था कि 1023C में स्पेशल बेनिफिट एज कंपैरिजन टू 12A। अब आते हैं 12A का क्या बेनिफिट है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 12A है, अब वो कहती है देख मेरे पास 12A है, मेरे पास स्पेशल बेनिफिट है जो तेरे पास नहीं है। तो अब देखते हैं कुछ वो बेनिफिट जो 12A में है 1023C में नहीं है, उसका कंपैरिजन करते हैं। एक तो है दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जम्पशन। ये क्या चीज है दोस्तों? जब हम 12A में रजिस्टर्ड होते हैं तो एक कंडीशन होती है, वो 1023C में भी है, 12A में भी है, कि आपको जो भी डोनेशन या ग्रांट मिली है उसका 85% आपको सेम ईयर में यूज करना पड़ता है उस एक्टिविटी के लिए जिस एक्टिविटी के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है। एक स्कूल है, स्कूल की कलेक्शन आई, उसका 85% उसी साल यूज कीजिए, अदरवाइज आप पे जो अगर आपने इससे कम यूज करा तो आप पे टैक्स लग जाएगा, चाहे आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन भी हो। आप समझ रहे हैं? लेकिन 12A में ये लिखा हुआ है बाई चांस अगर आपके पास कोई फंड आया, आपके पास फीस आई, आपके पास कोई ग्रांट आई और आप उसे साल के एंड में यूज नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? किसी भी रीजन की वजह से आप यूज नहीं कर पाए, तो आप असेसिंग ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखिए और आप उसे अगले साल यूज कर लीजिए, तो हम उसे डीम्ड एप्लीकेशन मानेंगे और आपसे टैक्स नहीं लेंगे। दोस्तों ये प्रोविजन जो है वो कहां पे है? 12A में है, 1023C में नहीं है। तो ये एक 12A के वालों के लिए बहुत स्पेशल बेनिफिट है डीम्ड एप्लीकेशन का, जो 1023C के पास नहीं है। समझ रहे हैं आप? सेकंड दोस्तों, जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है वो 12A में एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है और आप उसे बेच देते हैं और आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है, तो जो कैपिटल गेन उस पर क्रिएट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू सम कंडीशन अंडर सेक्शन 12A। लेकिन अगर वही कैपिटल गेन 1023C में आपका क्रिएट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट होता है जो 1023C में कवर है, तो उन्हें वो कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्पेशल बेनिफिट है 12A के लिए। अगेन जो ऑर्गेनाइजेशन CSR ग्रांट जो होती है ना, जैसे आपने देखा कि CSR 5%, अगर 5 करोड़ से प्रॉफिट ज्यादा है तो उन्हें जो कंपनियां हैं उन्हें 2% सोशल एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगी? या तो खुद करें या किसी एनजीओ को डोनेट करें, बिल्कुल ठीक है। अब जो कंपनी प्रॉफिट कमाने में लग रही है वो सोशल एक्टिविटी क्यों करेगी? तो वो अपना फंड किसी एनजीओ को दे देती है। तो उसमें गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है कि वो केवल उसी एनजीओ को ट्रांसफर कर सकती है जिसके पास 12A का रजिस्ट्रेशन हो। यानी कि वो एनजीओ जिनके पास 1023C का रजिस्ट्रेशन है वो CSR ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं होती। उन्हें CSR ग्रांट एलिजिबल नहीं है तो CSR से वो बाहर है। जबकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज, काफी सारे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, काफी सारे कॉलेजों ने 1023C लिया हुआ है और वो डिमांड करते हैं कि हमें CSR के फंड मिल जाए। और मैं आपको सही बताऊं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, और इवन दैट यूनिवर्सिटी हो गई, रिसर्च के लिए CSR मिल सकती है, हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए CSR फंड बड़े अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास पूरा स्टाफ है, आपके पास पूरा एक सिस्टम है। लेकिन गलती से क्योंकि आपके कंसल्टेंट को वो एक्सपर्ट नहीं है इस एरिया में, उन्होंने आपको एडवाइस किया कि 1023C ले लो क्योंकि आपके हॉस्पिटल की हमें रिटर्न भरनी है, और वो आगे तक का नहीं देख पाए कि क्या उन्हें CSR मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 12A का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर CSR ग्रांट, लेकिन अगर आपके पास 1023C का है तो आप CSR ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जीएसटी एग्जम्पशन। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो एनजीओस, क्या एनजीओ पे जीएसटी एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाता है। और उसमें पहली कंडीशन ये आती है कि आप 12A में रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो एनजीओस वो कंडीशन पूरी कर देती हैं जिसके लिए एग्जम्पशन मिलती है, और आप 12A में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एनजीओस जो कंडीशन पूरी कर रही हैं लेकिन वो 1023C में रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, एंड उन्हें जीएसटी का जो एलिजिबिलिटी है उसमें वो कवर हो जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों जब 12A अगर आपके पास है, जो 1023C को नहीं मिलते, और कुछ बेनिफिट है 1023C को मिलते हैं जो 12A को नहीं मिलते। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अभी तो और भी हैं। तो दोस्तों जब भी आप सिलेक्शन करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को 1023C लेना है या 12A लेना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सिंसियरिटी से काम करना, एक्सपर्ट नॉलेज लेके काम करना। हर केस डिफरेंट है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक स्कूल चला रहे हैं और एक स्कूल चला रहे हैं उसकी कलेक्शन जो है 1 करोड़ से नीचे है। आप एक स्कूल चला रहे हैं उसकी कलेक्शन 1 करोड़ से नीचे है। आप कहेंगे सर मैं 12A लेना है 1023C लेना है, मैं कहूंगा कुछ भी मत लो, कुछ भी मत लो। मैंने कहा दूसरा केस देता हूं मैं तुम्हें। आप 2 स्कूल चला रहे हैं और 2 स्कूल की कलेक्शन 4 करोड़ रुपए है। आपने मेरे से कहा कि मुझे क्योंकि एग्जम्पशन लेनी है, मुझे टैक्स नहीं देना, तो क्या मैं 12A में जाऊं या 1023C जाऊं? तो अब मैं क्या आंसर दूंगा? क्योंकि आपके केस के फैक्ट चेंज हो गए, तो अब मैं आपसे कहूंगा आप 1023C लीजिए। तीसरा केस, अगर आपके एक ही सोसाइटी है और उसमें 5-6 स्कूल चल रहे हैं और आपकी एग्रीगेट कलेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा जा रही है, आप कहते हैं मैं से 12A ले या 1023 ले, तो मैं आपके और फैक्ट देखूंगा कि आप क्या कोई असेट सेल करेंगे, आपके क्या अदर विजन क्या है, क्या नेशनली वर्क करेंगे, क्या आप अपनी ब्रांच बाहर भी खोलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी खोलेंगे, क्या आप CSR लेना चाहेंगे, देन आई विल डिसाइड कि वेदर यू शुड टेक द 12A या और 1023C। अंडरस्टैंड दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है हर एनजीओ के लिए, और उन एनजीओ के लिए पर्टिकुलर जो स्कूल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मोस्टली केस में मिस्टेक हो रही है। और एक सोर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जितनी एप्लीकेशन अभी रिसेंटली में लॉ चेंज होने की वजह से लोगों ने लगाई हैं कि 12A की या 1023C की या कन्वर्ट करने की, उसमें से मोर देन 30-40% एप्लीकेशन गलत गई हैं, जो रिजेक्ट हो चुकी हैं, ये कह के कि भाई गलत क्लोज में लगी हुई हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का जो बनाने का पर्पस है मेरा, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हैं, इंडिया में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा वाइड एरिया आने वाला है। आप देखो जिस कंट्री में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लिस्टिंग कराने की बात चल रही हो, जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए तैयार हो, तो सोचो कितना वाइड एरिया उसका होने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जिस प्रकार आप मकान बनाने या बिल्डिंग या कोठी या बंगला बनाने के लिए नींव जितनी मजबूत होती है उतनी मजबूती आपके घर में आती है, उसी प्रकार अगर आप कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चलाना चाह रहे हैं तो सबसे बेसिक जो नींव है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ 12A है। इसके बिना आपकी हर जगह कमजोरी है, चाहे आप सेंट्रल ग्रांट लें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से लें, स्टेट गवर्नमेंट से लें, या आप CSR लें, चाहे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट कराएं। दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, ये एक इनिशियल फेज का रजिस्ट्रेशन है। सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा नॉलेज इसके बेस पे आपको पूरा का पूरा गाइड होगा, पूरा विजन आपका क्लियर होगा। तो प्लीज इस पे जरूर टाइम देना। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।